हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। ये हमारा नोड जेएस न्यूज प्रोजेक्ट से रिलेटेड 11th ट्यूटोरियल है। देखिए, इससे पिछली 10 वीडियोस में हम एक टॉपिक कवर करते आ रहे हैं, न्यूज ब्लॉक सीएमएस प्रोजेक्ट, जिसके अंदर हमने यहाँ पर एडमिन पैनल से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स कवर किए, जिसमें सबसे पहले हमने यूजर का कोड बनाया था। उसके बाद उसी यूजर को यूज करके लॉग इन और लॉग आउट का पेज बनाया, और उसके बाद हमने कैटेगरी और आर्टिकल का कोड बनाया। उसके बाद एडमिन पैनल में जो सेटिंग का पेज है और डैशबोर्ड का पेज, उसे कंप्लीट किया। और इससे लास्ट वीडियो में हमने एरर हैंडलिंग देखी थी। अब इस वीडियो के अंदर हम यहाँ पर फॉर्म वैलिडेशंस करने वाले हैं। हमने एडमिन पैनल के अंदर जहां जहां पर भी फॉर्म्स का यूज किया है, हम चाहते हैं कि यूजर उसमें एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन डाले जो कि हमारे को नीडेड है। तो इसी के लिए हम फॉर्म वैलिडेशन यूज करने वाले हैं। तो ये शुरू करते हैं प्रैक्टिकल। तो यहाँ देखिए, वेब ब्राउजर के अंदर मैंने अपना प्रोजेक्ट ओपन कर लिया, जिसका मैं न्यूज ब्लॉक प्रोजेक्ट। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं यूआरएल में जाकर अपना एडमिन पैनल ओपन करता हूँ। तो उसके लिए मैं लिखता हूँ /admin। और ये देखिए, हमारा यूजर डिटेल का लॉगिन पेज ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर मैं यूजर की इंफॉर्मेशन डालता हूँ। तो देखिए, यहाँ पर हमारा डैशबोर्ड ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है इस वीडियो में, देखिए हमने जहां जहां पर भी कोड बनाया, वहां पर हमने फॉर्म्स का यूज किया है। जहां पर हमने एड आर्टिकल किया या फिर एडिट आर्टिकल किया, मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। देखिए, यहाँ पर फॉर्म्स का यूज हो रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर यूजर जो है प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं डाले। यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं लिख दे जैसे 1 2 3 4 5 6 या कुछ और। हमारे और भी क्रूड्स हैं, जैसे कैटेगरी का क्रूड है, यूजर्स का क्रूड है, सेटिंग का पेज है। इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ इन तीनों क्रूड पे फॉर्म वैलिडेशंस लगाने वाले हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे मैं जाता हूँ कैटेगरी पे, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कैटेगरी का प्रॉपर यूजर को नेम डालना है। तो यहाँ पर मैं जाता हूँ और मान लीजिए सिर्फ एक ही करेक्टर डाल देता हूँ, ए। तो ये भी सेव हो जाएगा। मैं आपको क्लिक करके दिखाता हूँ। ये देखिए, ये भी सेव हो गया। जबकि इस तरह की क्या कैटेगरी हो सकती है, इसका तो कोई प्रॉपर नेम ही नहीं है। तो यहां पर मैं मिनिमम कैरेक्टर की एक वैलिडेशंस लगाना चाहता हूं। तो अभी मैं इसको डिलीट कर देता हूं और चलते हैं अपने एडिटर में। तो देखिए, यहां पर मैंने अपना एडिटर ओपन कर लिया, जिसका नाम है वीएस कोड, और यहां पर अपना प्रोजेक्ट ओपन करके रखा है, न्यू सीएमएस प्रोजेक्ट। अब यहां पर सबसे पहले हमें क्या करना है, मैं आपको दिखाता हूं कि इसके लिए हमारे को एक स्पेशल पैकेज की जरूरत है, जिसका नाम होता है एक्सप्रेस वैलिडेटर। अब देखिए, यहां पर एक्सप्रेस वैलिडेटर हमने इंस्टॉल नहीं किया हुआ। तो सबसे पहला काम क्या है, हम उसी को इंस्टॉल करेंगे। तो यहां पर मैं टर्मिनल को ओपन करता हूं, और जो ये मेरा प्रोजेक्ट चल रहा है, इसको मैं बंद कर देता हूं। कंट्रोल सी से स्क्रीन को क्लियर करता हूं। अब यहां पर मैं लिखता हूं npm i express हाइफन वैलिडेटर। मैं इस प्रोजेक्ट पे ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक भी आपको ऊपर मिल जाएगा। अब मैं यहां एंटर करके इसे इंस्टॉल करता हूं। तो यहाँ पर देखिए, हमारा पैकेज इंस्टॉल हो चुका है। मैं स्क्रीन को क्लियर करता हूँ और यहाँ पर अपने इस प्रोजेक्ट को रन कर लेता हूँ। तो उसकी कमांड है npm start। ये देखिए, हमारा नोडमोन का सर्वर स्टार्ट हो चुका है, और आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, यहाँ पर भी हमारे पैकेज का नाम आ चुका है, एक्सप्रेस वैलिडेटर। अब इसी का यूज हम इस प्रोजेक्ट में करने वाले हैं, फॉर्म की वैलिडेशन के लिए। तो उसके लिए अब मैं क्या करता हूँ, देखिए हमारे क्रूड के अंदर बहुत सारे ऐसे पेजेस हैं जहां पर हमें फॉर्म की वैलिडेशन लगानी है। तो मैं उसकी एक कॉमन फाइल बनाने वाला हूं, जहां पर मैं फॉर्म की वैलिडेशन को डिक्लेयर करूंगा। तो देखिए, वो फाइल मुझे कहां बनानी है। देखिए, यहां पर हमारे पास एक मिडलवेयर नाम का फोल्डर है, जहां पर हमने ऑलरेडी 3 मिडलवेयर्स बना रखे हैं। यहीं पर मैं एक न्यू फाइल बनाता हूं। इसका नाम मैं रख लेता हूं वैलिडेशन। ये देखिए, मैंने फाइल बना ली validation.js। अब इसी के अंदर मैं अपनी वैलिडेशंस को डिक्लेयर करने वाला हूं। तो देखिए, उसके लिए सबसे पहले मुझे क्या करना है, अपने पैकेज को इंक्लूड करना है। ये देखिए, यहां पर मैंने क्या किया, यहां पर मैंने डिस्ट्रक्शन का यूज किया, और यहां पर बॉडी नाम का एक वेरिएबल लिया है, जिसके अंदर मैंने अपने पैकेज को इंक्लूड कर लिया है। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, अब यहां पर मेरे को 3-4 अलग अलग वैलिडेशन लगानी है। सबसे पहली जो वैलिडेशन मैं लगाने वाला हूं, वो है लॉगिन के लिए वैलिडेशन। तो देखिए, उसके लिए मैं यहां पर एक वेरिएबल बनाता हूं। ये देखिए, ये है मेरा लॉगिन वैलिडेशन। अब देखिए, हमारे लॉगिन वाले पेज में सिर्फ 2 ही फील्ड्स हैं, एक है यूजर नेम और एक है पासवर्ड। तो उन दोनों के लिए मेरे को यहाँ पर काम करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर यूजर नेम के लिए फील्ड बनाता हूँ। अब इसके अंदर मुझे क्या क्या वैलिडेशंस लगानी है। देखिए, सबसे पहले तो मैं चाहता हूँ कि यूजर इसमें कुछ ना कुछ तो डाले। बिल्कुल एम्प्टी वैल्यू रखकर यहाँ पर फॉर्म को सबमिट नहीं कर सकता। उसके लिए मैं यहाँ पर सबसे पहले इसको ट्रिम कर रहा हूँ।
अगर यूजर ने कुछ भी लिखा है तो उसमें आगे और पीछे से पहले स्पेस आनी चाहिए और इसको यूजर खाली नहीं छोड़ सकता। तो उसके लिए मैंने देखिए यहाँ पर एआई ने अपने आप से कोड कर दिया नॉट एम्प्टी और यहाँ पर मैसेज भी दे दिया यूजर नेम इज रिक्वायर्ड। अब यहाँ पर जो इसकी लेंथ है देखिए इसने लिखा है 4। तो मैं चाहता हूँ कि जो यूजर नेम है उसमें कम से कम 5 करेक्टर्स हो। तो यहाँ पर लिख देता हूँ 5 और उसके बाद यहाँ पर मैक्सिमम करेक्टर्स की भी लेंथ स्पेसिफाई कर देता हूँ। तो उसके लिए मैं यूज करता हूँ मैक्स और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 10। तो देखिए मैक्सिमम 10 करेक्टर्स का यहाँ पर यूजर नेम हो सकता है। अब यहाँ पर मेरे को थोड़ा सा मैसेज भी चेंज करना पड़ेगा। ये देखिए एआई ने लिखा है। अब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ यूजर नेम मस्ट बी 5 to 10 करेक्टर्स लॉन्ग। और देखिए यहाँ पर मुझे एक चीज और भी करनी है, जो भी यूजर नेम होगा उसके बीच में स्पेस नहीं आ सकती। तो उसके लिए भी मुझे यहाँ पर काम करना है। तो देखिए उसकी भी मैं यहाँ पर कोड कर देता हूँ। तो उसके लिए मैं सबसे पहले यहाँ पर रेगुलर एक्सप्रेशंस का यूज करूंगा। तो उसके लिए यहाँ पर फंक्शन आता है मैचेस। देखिए मैंने रेगुलर एक्सप्रेशन जो है वो पीएचपी कोर्स के अंदर 2 वीडियो में बता रखे हैं। आप कोई भी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं तो उसके अंदर रेगुलर एक्सप्रेशन सेम ही होते हैं। तो आप वहां से जाकर भी देख सकते हैं कि रेगुलर एक्सप्रेशंस का क्या मतलब होता है और इसे कैसे यूज करते हैं। तो देखिए मैं चाहता हूं कि इसके बीच में स्पेस ना आ पाए। तो उसके लिए मैं यहां पर लेता हूं 2 बार स्लैश। ये देखिए ये मेरा हो गया रेगुलर एक्सप्रेशन। इसका मतलब है कि पूरे नेम के अंदर जो भी यूजर नेम यूजर डाल रहा है उसके अंदर कहीं पर भी स्पेस नहीं डाल सकता। तो यहां पर मैं इसके लिए मैसेज भी सेट कर देता हूं। ये देखिए यहां पर मैसेज आ गया यूजर नेम मस्ट नॉट कंटेन स्पेसेस। और ये वाला जो मैसेज है इसको मैं यहां से हटा लेता हूं। इसको मेरे को नॉट एम्प्टी के बाद में लगाना है। ये देखिए ये नॉट एम्प्टी का मैसेज है और ये मैचेस का। और यहां पर मैं स्पेस हटा देता हूं। ये देखिए तो ये हमारी पहली फील्ड हो गई यूजर नेम। अब इसके बाद मैं इसी को कॉपी कर लेता हूं और यहां पर अपनी सेकंड फील्ड लेने वाला हूं जिसका नाम है यहां पर पासवर्ड। अब इसके लिए भी यहां पर मैं वैलिडेशन सेट करने वाला हूं। तो पहली है ट्रिम। उसके बाद मेरे को इसको भी नॉट एम्प्टी ही सेट करना है। तो देखिए एआई ने अपने आप से कोड लिख दिया। उसके बाद मैंने इसका मैसेज सेट कर दिया पासवर्ड इज रिक्वायर्ड। और उसके बाद मैं यहां पर यूज करने वाला हूं इसकी लेंथ के लिए। तो देखिए मैं मिनिमम लेंथ जो सेट कर रहा हूं वो है 5 और यहां पर जो मैक्सिमम पासवर्ड की लेंथ रखने वाला हूं उसको रख लेते हैं जैसे 12। अगर आप इसे और स्ट्रांग बनाना चाहते हैं तो यहां पर आप इस पासवर्ड नाम से भी एक फंक्शन आता है उसको भी यूज कर सकते हैं। तो मैं अभी इतना स्ट्रांग पासवर्ड नहीं बना रहा हूं जिसके अंदर आपका करेक्टर्स भी आएंगे, उसके अंदर न्यूमेरिक वैल्यू भी आनी चाहिए और स्पेशल करेक्टर्स भी। तो इतना स्ट्रांग पासवर्ड अभी मैं नहीं बना रहा हूं। इसके साथ मैं इसका एक मैसेज भी सेट कर देता हूं। ये देखिए इसने अपने आप से मैसेज सेट कर दिया पासवर्ड मस्ट बी 5 to 12 कैरेक्टर्स लॉन्ग। तो ये काम भी मेरा हो चुका है। अब इसके बाद जो ये मैंने वेरिएबल बनाया इसको मुझे एक्सपोर्ट भी करना है। तो यहां पर ये देखिए यहां पर मैंने लिखा मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स और लॉग इन वैलिडेशन। तो मैंने इसे एक्सपोर्ट कर दिया। अब मैं इसे कहीं पर भी यूज कर सकता हूं। तो बेसिकली जो ये मैंने वैलिडेशन लगाई है इसको मैं यूज कहां करूंगा अपने राउट्स के अंदर। तो देखिए हमने राउट्स जो है एक अलग से फोल्डर में बना रखे हैं जिसका नाम है admin.js। इसी फाइल के अंदर हमारे एडमिन से रिलेटेड सारे राउट डिक्लेयर हैं। तो देखिए यहां पर आप सारे राउट्स देख पा रहे हैं। देखिए जो यहां पर मैं बात कर रहा हूं वो है लॉगिन राउट से रिलेटेड। तो देखिए सबसे पहला जो हमारे पास राउट है ये तो लॉगिन पेज को ओपन करता है। उसके बाद यही हमारा राउट है जब यूजर लॉगिन बटन पे क्लिक करता है तो ये वाले कंट्रोलर फंक्शन पे जाता है। तो यहीं पर मैं इससे पहले मतलब कि इस फॉर्म पे जाने से पहले मेरे को पेज को वैलिडेट करना है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूं यहां पर अपनी फाइल को भी इंक्लूड कर लेता हूं। तो ये काम मैं ऊपर कर लेता हूं यहां पर। तो सबसे पहले मैं यहां पर एक वेरिएबल बनाता हूं। यहां पर मैंने इस वैलिड नाम का एक वेरिएबल बनाया जिसके अंदर मैं यहां पर मिडलवेयर को यूज करने वाला हूं जिसका नाम है वैलिडेशन। ये देखिए ये काम भी मेरा हो चुका है। अब इसके बाद मैं अपने इस वाले राउट पे आता हूं जो पोस्ट का राउट है और यहां पर मैं सेंटर में एक मिडलवेयर पास करूंगा। इस मिडलवेयर का नाम मैंने ऊपर ही डिक्लेयर किया जिसका नाम मैंने रखा है इज वैलिड। अब इस वैलिड के अंदर जो मेरा वेरिएबल है मतलब कि जो मैंने फंक्शन बनाया है उसका नाम आप देख सकते हैं यहां पर। उसका नाम है यहां पर लॉग इन वैलिडेशन। मैं इसी फाइल के अंदर और भी वैलिडेशंस लगाने वाला हूं। अभी मैंने सिर्फ एक ही बनाई है। इसके लिए मैं यहां पर लिखता हूं इज वैलिड डॉट लॉग इन वैलिडेशन। तो इस तरह से मेरे को इसे इंक्लूड कर लेना है। अब जब भी मैं लॉगिन फॉर्म को यहां पर सबमिट करूंगा या कोई भी यूजर आके सबमिट करता है तो सबसे पहले उसकी वैलिडेशन होगी। और वैलिडेशन के रूल्स जो है मैंने सारे यहां पर डिफाइन कर दिए हैं कि यूजर नेम ऐसा होना चाहिए और पासवर्ड की ये टर्म और कंडीशंस है। अब इसके बाद मुझे क्या करना है अब इसके बाद मैं आता हूं अपने कंट्रोलर की फाइल में
जहां पर मुझे ये इंप्लीमेंट करना है। तो देखिए मेरे कंट्रोलर की फाइल है यूजर कंट्रोलर, तो यहां पर मैं उसे ओपन करता हूं। ये देखिए, अब यहां पर हमारे को एक फंक्शन फाइंड करना है जिसमें मैं लॉगिन करने वाला हूं, जिस फंक्शन का नाम यहां पर लिखा ही हुआ है एडमिन लॉगिन। इसी को मैं यहां पर ओपन कर लेता हूं। ये देखिए, ये मेरा फंक्शन है एडमिन लॉगिन। जब भी यूजर लॉगिन के फॉर्म को सबमिट करेगा तो डाटा सबसे पहले यहीं पर आता है, यूजर नेम और पासवर्ड। तो देखिए इससे पहले मेरे को यहां पर मैसेज भी शो करना है कि यूजर ने प्रॉपर वैल्यू डाली है कि नहीं। अगर नहीं डाली है तो यहीं पर हम उसको ट्रैक करेंगे। कैसे करेंगे? उसके लिए सबसे पहले मैं अपने पैकेज को यहां पर इंक्लूड करता हूं। मेरे पैकेज का नाम आपको मालूम ही है, एक्सप्रेस वैलिडेटर। तो यहां पर मैंने ऊपर सारे पैकेजेस को इंक्लूड किया हुआ। यहीं पर मैं एक वेरिएबल बना लेता हूं। ये देखिए, यहां पर मैंने वैलिडेशन रिजल्ट करके एक वेरिएबल बनाया जो इंक्लूड कर रहा है एक्सप्रेस वैलिडेटर नाम के पैकेज को। अब जो भी हमारे पास रिजल्ट होंगे वो इसी वेरिएबल के अंदर आएंगे। ये टॉपिक हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जहां पर मैंने वैलिडेशंस की वीडियो बनाई थी, तो वहां पर भी ऐसे ही किया था। अब यहां पर सबसे पहले क्या करता हूं, इसी वेरिएबल का यूज करूंगा, वैलिडेशन रिजल्ट। तो देखिए इसने अपने आप से एक कोड लिख दिया, तो मैं यहां पर इस पर टैप कर देता हूं। ये देखिए, तो यहां पर मैं इस कोड को आपको समझाता हूं। देखिए इसने सबसे पहले एक वेरिएबल बनाया एरर्स करके, और उसके अंदर वैलिडेशन रिक्वेस्ट के अंदर सबसे पहले रिक्वेस्ट को पास किया। तो देखिए अगर कोई भी एरर होगा तो इस वेरिएबल के अंदर एक वैल्यू आ जाएगी, मतलब कि उसके मैसेजेस आ जाएंगे सारे। अगर इसके अंदर कोई भी वैल्यू नहीं आती, मतलब कि एरर्स के अंदर सब कुछ प्रॉपर है, कोई भी एरर नहीं है। तो हम यहां पर पहले चेक कर रहे हैं कहीं ये एम्प्टी तो नहीं है। अगर ये एम्प्टी नहीं है इसका मतलब एरर्स आए हैं, तो हम यहीं पर रिटर्न कर देंगे और स्टेटस सेट कर देंगे 400। और यहां पर जेसन का रिस्पॉन्स सेंड कर रहे हैं एरर्स नाम की की के अंदर। जितने भी एरर्स होंगे उन सबका एक एरे शो कर देंगे। बेसिकली मेरे को यहां पर एचटीएमएल की फॉर्म में ये डाटा शो करना है, मगर अभी मैं आपको सिर्फ चेक कराता हूं कि हमारी वैलिडेशन प्रॉपर चल भी रही है कि नहीं। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया। मैं यहां पर आया अपने एडमिन पैनल में और यहां पर सबसे पहले लॉग आउट हो जाता हूं। अब देखिए मैं यहां पर यूजर का लॉगिन करने वाला हूं। तो यहां पर मैंने यूजर नेम में मिनिमम कैरेक्टर डाले थे 5, मगर यहां पर सिर्फ मैं 2-3 ही डाल देता हूं। देखिए मैंने लिख दिया VER, और पासवर्ड में भी 3-4 कैरेक्टर ही डालता हूं। ये देखिए, अब मैं यहां पर लॉगिन करता हूं। तो देखिए यहां पर एक प्रॉपर एरर का मैसेज शो हो रहा है। हमारे को जेसन फॉर्मेट में एरर्स नाम की है, और इसके अंदर 2 फील्ड्स आई हैं। सबसे पहली वाली फील्ड में यहां पर दिखा रहा है और उसका मैसेज भी आ रहा है यहां पर, यूजर नेम मस्ट बी 5 to 10 कैरेक्टर्स लॉन्ग। पासवर्ड में भी इसी तरीके का एरर आ रहा है। तो आपने देखा कि हम यहां पर इस तरह से मैसेज शो कर पा रहे हैं। अब ये जो मैसेज है मैं यहां पर शो करना चाहता हूं लॉगिन बटन के नीचे एचटीएमएल फॉर्म में। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं यहीं पर जहां पर मैंने रिटर्न किया जेसन फॉर्मेट, इसको तो अभी बंद कर देता हूं, और यहां पर मैं अपना कोड करने वाला हूं। तो देखिए उसके लिए मुझे क्या करना है, यहां पर जो मेरे लॉगिन पेज जब मैं ओपन करता हूं तो उसके लिए हम इसी फंक्शन का यूज कर रहे हैं। तो जैसे मैंने यहां पर ये रेंडर किया था, यही सेम फंक्शन मैं नीचे भी यूज कर लूंगा यहां पर, क्योंकि यहीं पर दोबारा से मेरे को इसी पेज को ओपन करना है। तो मैं यहां से इसे कॉपी करता हूं और यहां पर डालता हूं। ये देखिए, इसकी करेक्शन कर लेते हैं। ये देखिए, अब सबसे पहले लेआउट फॉल्स रहेगा, ये तो हमें एज इट इज ही रखना है। और इसके बाद मुझे क्या करना है, यहां पर जितने भी एरर्स थे, देखिए जो ऊपर मैंने इस तरह से एरर सेट किए थे, एक की अलग बनाई थी, उसी को यहां पर भेज देता हूं। मतलब कि जब भी ये फाइल दोबारा से खुलेगी तो इसमें दोबारा से एरर्स जाएंगे, जितने भी एरर्स के एरे में हमने सेंड किए हैं। तो ये काम हमने कर लिया। अब यहां पर एक दिक्कत होगी, जब फर्स्ट टाइम यूजर पेज ओपन करेगा तब यहां पर भी हमें एरर सेट करने हैं, क्योंकि इसको जब मैं एचटीएमएल की फॉर्म में सेट करूंगा तो फर्स्ट टाइम जब यूजर एडमिन के लॉगिन पेज को ओपन करेगा तब भी वो वेरिएबल चेक करेगा कि यूजर ने कोई एरर सेट किए हैं कि नहीं। तो यहां पर मैं एरर्स को 0 सेट कर देता हूं। ये देखिए, तो फर्स्ट टाइम जब यूजर हमारे पेज पे आएगा तो एरर्स होंगे 0, और अगर कोई एरर आ जाती है, अगर यहां पर एम्प्टी नहीं है और कोई भी एरर आ जाती है तो हम यूजर को एरर्स भेज देंगे। अब इस फाइल को मैं ओपन करता हूं, जो हमारी व्यू की फाइल है एडमिन फोल्डर के अंदर, और जो भी ये एरर्स आए हैं इनको मैं शो करूंगा। तो उसके लिए देखिए मैं यहां पर आया और मैं व्यू फोल्डर में जाता हूं। अब यहां पर देखिए एडमिन का फोल्डर है और यहां पर हमारे पास है login.egs फाइल। यहां पर आप देख सकते हैं ये login.egs फाइल है। मैं इसको ओपन करता हूं। अब ये मेरा पूरा पेज है जहां पर मैं लॉगिन का मैंने फॉर्म बनाया हुआ है। अब ये देखिए, ये मेरा फॉर्म आ गया, आप देख रहे हैं। अब इस फॉर्म को खत्म होने के बाद जहां ये मेरा बटन आ रहा है, इस फॉर्म के एंड में मैं यहां पर अपने सारे एरर्स को शो करने वाला हूं।
तो उसको मैं कैसे करूंगा? सबसे पहले मुझे यहाँ पर चेक करना है क्या कोई एरर आया है कि नहीं। तो उसके लिए मैं इफ स्टेटमेंट लगाता हूं। देखिए इसने अपने आप से कोड कर दिया, अगर मुझे ये वाला मैसेज नहीं चाहिए तो इसके लिए मैं यहाँ पर इफ स्टेटमेंट लगाता हूं और यहाँ पर लिखता हूं, देखिए मैंने यहाँ पर लिखा अगर एरर्स की जो लेंथ है अगर वो ग्रेटर देन है 0, मतलब कि कोई भी सिंगल भी एरर है अगर, तो यहाँ पर मैं अपनी इफ स्टेटमेंट को स्टार्ट करने वाला हूँ और इसको नीचे जाकर कहीं क्लोज कर देता हूँ। ये देखिए अब इसी के अंदर मेरे को अपना मैसेज को शो करना है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ये देखिए इसने अपने आप से कोड कर दिया, मुझे भी कुछ इसी तरीके का कोड चाहिए तो मैं इसी को टैप करके प्रेस कर देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर मैं एक्स्ट्रा स्पेसेस को हटा देता हूँ ऊपर से भी। ये देखिए अब इसने क्या किया है, यहाँ पर देखिए इसने सबसे पहले एक डिव लिया और उस पर बूटस्ट्रैप की क्लास लगा दी है अलर्ट और अलर्ट डेंजर। ये जो डिव आया ये ऊपर वाले डिव से, मतलब कि जो हमारा फॉर्म है उससे चिपक सकता है, जो हमारा ये बटन आ रहा है। तो इस पे मैं मार्जिन की क्लास भी लगा देता हूँ। यहाँ पर मैं क्लास लगा रहा हूँ MT3, तो मार्जिन टॉप दे दिया 3। उसके अंदर आ जाएगा हमारे पास अनऑर्डर लिस्ट, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। और इसी के अंदर मैंने एरर्स का अपना एक लूप चलाया फॉर ईच का, जो हर बार फंक्शन चलेगा तो एरर नाम के एक वेरिएबल के अंदर सारे एरर पास होते रहेंगे। और यहाँ पर li के अंदर मुझे एरर का मैसेज शो करना है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एरर डॉट MSG लिखता हूँ। ये MSG जो है ये हमारा जो एक्सप्रेस वैलिडेटर नाम का जो पैकेज है उसी के अंदर डिफाइन है ये मैसेज। तो मैसेज के लिए शॉर्ट फॉर्म चलता है MSG। और इसके बाद जो ये फॉर ईच का लूप है इसको मैंने यहाँ पर क्लोज कर दिया। तो ये काम भी मेरा हो चुका है। अब हम अपने एरर के मैसेज को दोबारा से देखते हैं ब्राउजर में जाकर। तो देखिए मैं यहाँ पर आया, मैं फाइल को रिफ्रेश करता हूँ, मैं दोबारा से यहाँ पर 1-2 करैक्टर डाल देता हूँ और इधर भी लॉग इन किया। तो देखिए इसने क्या किया, यहाँ पर दोबारा से एक इंडेक्स करके दोबारा से पेज को ओपन कर दिया और यहाँ पर हमारे मैसेज शो कर दिए इस बटन के नीचे। तो ये काम ऐसा नहीं करना था, मैं इसको बैक करता हूँ। मैं यहाँ पर एक बार फाइल को दोबारा रिफ्रेश करके देखता हूँ, ये फाइल बंद हो चुकी है, इसका मतलब कोई एरर है। मैं यहाँ पर आया, टर्मिनल को ओपन करता हूँ और देखिए यहाँ पर हमारा नोड मोड क्रैश हो चुका है। अब यहाँ पर ये कह रहा है क्रिएट एरर इज नॉट डिफाइंड, ये यहाँ पर फाइल भी बता रहा है। यूजर कंट्रोलर के अंदर मैंने एक 33 नंबर लाइन नंबर पे ये वेरिएबल बनाया हुआ है क्रिएट एरर, इसको भी हम चेक कर लेते हैं। तो मैं यूजर कंट्रोलर में आता हूँ और लाइन नंबर 33, ये देखिए। अब देखिए यहाँ पर पिछली वीडियो के अंदर हमने यहाँ पर एरर हैंडलिंग के लिए ये फंक्शन बनाया था जिसका नाम था क्रिएट एरर। तो यहाँ पर टर्मिनल में इसी का मैसेज आ रहा है कि इसको ये पता नहीं लग रहा है कौन सा फंक्शन है। तो एक बार मैं ऊपर जाके चेक करता हूँ, देखिए यहाँ पर कहीं पर भी मैंने क्रिएट एरर नाम से कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर नहीं किया है। मैंने पिछली वीडियो के अंदर यहाँ पर एक अलग से फाइल बनाई थी एरर्स के लिए, मैं आपको एक बार शो कर देता हूँ। यहाँ पर यूटिलिटीज करके एक फोल्डर है, इसी के अंदर ये मैंने फाइल बनाई थी जिसका नाम है एरर मैसेज और इसके अंदर इसको एक्सपोर्ट किया था क्रिएट एरर को। तो देखिए इसे मेरे को यूज भी करना है, तो यहाँ पर मैं इसे यूज कैसे करूंगा, देखिए इसको मेरे को हर कंट्रोलर की फाइल में लगाना है बेसिकली। तो यहाँ पर मैं वेरिएबल बनाता हूँ अपना कॉन्स्ट क्रिएट एरर और यहाँ पर आकर मैं रिक्वायर करूंगा, यहाँ पर मेरे को अपनी फाइल का पाथ देना है। तो देखिए हमारी फाइल है इस वाले फोल्डर में जिसका नाम है यूटिलिटीज। तो यहाँ पर सबसे पहले मुझे कंट्रोलर की फाइल से बाहर आना है, तो उसके लिए मैं लिखता हूँ डॉट और यहाँ पर फोल्डर का नाम है यूटिल्स और इसके बाद हमारी मेन फाइल है जिसका नाम है एरर मैसेज। ये देखिए तो यहाँ पर मैंने इसे यूज कर लिया। अब ये एरर नहीं आएगा जो भी अभी हम कंसोल में दिखा रहे थे। यही देखो यही वेरिएबल मेरे को अपने सब कंट्रोलर की फाइल्स के अंदर यूज करना है जहां पर भी मैं एरर्स को शो करना चाहता हूं। तो हो सकता है हमने पिछली वीडियो के अंदर इसे मिस कर दिया, देखिए यहां पर इसे इंक्लूड कर रखा है। देखिए यहां पर इसे यूज नहीं किया, तो यहां पर भी मैं इसे यूज कर लेता हूं और इस फाइल को क्लोज करता हूं। एक फाइल है हमारे पास यूजर कंट्रोलर, यहां पर भी मैंने इसे यूज कर लिया। कमेंट्स कंट्रोलर के अंदर मैंने इसे यूज नहीं किया। अगर मैं यहां पर भी इसे यूज करना चाहता हूं, बेसिकली यहां कोई एरर का हमने कोड बनाया नहीं है, मगर फ्यूचर के लिए हम इसे पहले से इंक्लूड कर लेते हैं। तो ये देखिए मैंने फाइल को सेव किया, मैं यहां से क्लोज करता हूं। अब मैं दोबारा से अपनी इस फंक्शन को चेक करने वाला हूं जो मैंने अभी अभी बनाया यहां पर। तो देखिए मैं यहां पर आया, मैं दोबारा से फाइल को रिफ्रेश करता हूं और देखिए फाइल ओपन हो चुकी है। अब मैं यहां पर दोबारा से देखिए 2 कैरेक्टर्स डाल दिए यूजर नेम और पासवर्ड में। यहां पर देखिए अभी भी इस तरह से मैसेज आ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? उसके लिए मैं टर्मिनल में आया यहां पर और दोबारा से देखते हैं। यहां पर देखिए एक अलग से मैसेज आ रहा है एरर का, इनवैलिड यूजर नेम और पासवर्ड। तो देखिए इसने सर्वर पे जाके चेक भी कर लिया और यहां पर इसने फॉर्म वैलिडेशंस नहीं दिखाई हैं।
यहाँ पर ये एरर दिखा रहा है, बेसिकली 2 लाइन्स में दिखा रहा है। एक है क्रिएट एरर में, लाइन नंबर इस वाली फाइल में दिखा रहा है, एरर मैसेज वाली फाइल में लाइन नंबर 2, और एडमिन पैनल के अंदर भी यही मैसेज दिखा रहा है। ये देखिए लाइन नंबर 34। तो देखिए मैं यूजर कंट्रोलर में ही हूं और यहां पर लाइन नंबर 34 है, ये वाली लाइन। तो यहां पर कहीं एरर आ रहा है। देखिए यहां पर तो कोई एरर मुझे दिख नहीं रहा है, यहां पर कोई एरर नहीं है। बेसिकली मेरे को क्या लग रहा है, मेरे को यहां पर वैलिडेशन का मैसेज शो करना है। तो देखिए ये कोड यहां तक कैसे पहुंच गया, यहां पर सोचने वाली बात है। बेसिकली मेरे को आगे कोड चलाना ही नहीं है अगर यहां पर एरर आई है। तो बेसिकली मैंने यहां पर इससे पहले रिटर्न नहीं लिखा है। देखिए अगर यहां पर कोई भी एरर मैसेज आया तभी यहां से ये रिटर्न कर देगा इस मैसेज के साथ। जो भी एरर का मैसेज है, रिटर्न होने का मतलब है इस फंक्शन से सीधा बाहर आ जाएगा, जिस फंक्शन का नाम है एडमिन लॉगिन। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया। तो देखिए मैं यहां पर आया, इस पेज को रिफ्रेश करता हूं। अब मैं दोबारा से इंफॉर्मेशन डालता हूं और ये देखिए अब यहां पर नीचे प्रॉपर एरर का मैसेज आ रहा है। आप देख पा रहे हैं, ये देखिए यही मैं करना चाहता था। अगर यूजर सही इंफॉर्मेशन डालेगा तब तो सही है, अगर कुछ भी गलत डालता है तो इस तरह से मैसेज आ जाएगा। मैं इसमें दोबारा से, देखिए मैंने यूजर नेम तो सही डाल दिया 5 कैरेक्टर्स का, और यहां पर दोबारा से सिर्फ 3 ही कैरेक्टर का पासवर्ड डालता हूं। तो पासवर्ड की लेंथ कम से कम 5 होनी चाहिए। अब एक मैसेज आएगा, मैं लॉगिन करता हूं। तो देखिए मैसेज चेंज हो चुका है, अब सिर्फ एक ही मैसेज आ रहा है। तो अगर यूजर प्रॉपर डालेगा, देखिए मैं प्रॉपर डालता हूं, ये मैंने लॉगिन डिटेल प्रॉपर डाल दी है और ये देखिए अब मैं लॉगिन हो गया। तो इस तरह से अभी हमने सबसे पहला जो हमारा फॉर्म पे है जिसका नाम है एडमिन लॉगिन, इसको ऑथेंटिकेट कर लिया। अब देखिए मैं यहां पर आपको एक चीज बताना चाहता हूं, यहां पर ईजीएस फाइल के अंदर हमने यहां पर ये कोड किया है। अब देखिए कि जितना भी हमने यहां पर जितने भी फॉर्म्स बनाए हैं, जितने भी अलग अलग कंट्रोलर फाइल्स के अंदर, वहां पर हमें इस तरह का अलर्ट मैसेज शो करना है। तो अगर आप ये बार बार ये सेम कोड नहीं लिखना चाहते तो हम इसका एक कॉमन फंक्शन बना सकते हैं। तो मैं क्या करता हूं, इस कोड को यहां से कॉपी कर लेता हूं और एक एडमिन पैनल के अंदर ही मैं इसको सबको पहले क्लोज करता हूं, अपने व्यू फोल्डर में जाता हूं, एडमिन के अंदर यहां पर मैं एक फोल्डर बनाता हूं पार्सल्स। देखिए मैंने बाहर एक पार्सल्स बना रखा है, मगर वो फ्रंट एंड वाली सारी ईजीएस फाइल्स के लिए वर्क करेगा, मगर एडमिन के लिए हम अलग से एक पार्सल फोल्डर बना लेते हैं। और इसके अंदर मैं एक फाइल बना लेता हूं जहां पर ये कॉमन एरर का मैसेज रहेगा। इस फाइल का नाम ही रख देता हूं एरर, error.egs, और यहां पर इसे पेस्ट कर देता हूं। इस फाइल की करेक्शन कर लेते हैं। ये देखिए तो ये कॉमन फाइल के अंदर हमारा ये कोड रहेगा, इसको मैं क्लोज करता हूं। अब जहां पर भी मुझे इस फाइल को लगाना है जिसका नाम है error.egs, वहां पर मैं अलग कोड कर लेता हूं। पहले मैं कमेंट लगा देता हूं और इसके अंदर आकर मैं इंक्लूड कर लेता हूं अपनी फाइल को। और हमारी जो फाइल है वो है पार्सल्स फोल्डर के अंदर और फाइल का नाम है एरर। ईजीएस लिखने की जरूरत नहीं है, इसमें हटा देता हूं, सिर्फ एरर। ये देखिए तो जहां पर भी अब हम एरर मैसेज शो करेंगे वहां पर जस्ट इतना लिख देंगे। तो यहां पर मैंने इस फाइल को सेव किया। अब जो ये मैंने कोड किया है इसको मैं अलग अलग सारी फाइल्स के अंदर डाल ही देता हूं पहले से ही, ताकि हमारा काम कम हो जाएगा। तो देखिए यहां पर हमारे पास आर्टिकल्स का एक पेज है जहां पर हम आर्टिकल को क्रिएट करने वाले हैं और अपडेट करने वाले हैं। तो इन दोनों पेजेस में मेरे को यहां पर एरर मैसेज शो करने हैं। तो देखिए यहां पर फॉर्म के नीचे मैं इसको डाल देता हूं, इसको कॉपी करके अपडेट ईजीएस फाइल के अंदर भी डाल देता हूं और इसको दोनों फाइल्स को क्लोज कर देते हैं। बिल्कुल इसी तरह से हमारा जो कैटेगरी का क्रिएट पेज है, ईजीएस फाइल और अपडेट ईजीएस फाइल, दोनों फाइल्स के अंदर मुझे कोड डालना है। तो सबसे पहले क्रिएट के अंदर डाल देता हूं, फॉर्म के एंड में इसको सेव करके क्लोज करता हूं और यहां पर भी फॉर्म का जहां एंड हो रहा है उसके बाद इस फाइल को यहां पर मैंने इंक्लूड कर दिया, सेव किया, क्लोज किया। बिल्कुल इसके बाद हमारे पास कमेंट्स में तो अभी हमने कोई काम नहीं किया। हमारा है यूजर्स का पेज जहां पर मैं यूजर को क्रिएट करूंगा। इसके अंदर भी जहां पर फॉर्म का एंड हो रहा है वहां पर मैं इसे डाल देता हूं, सेव किया, क्लोज। और इसके बाद हम जहां पर यूजर को अपडेट करेंगे उस फाइल के अंदर भी जहां पर फॉर्म का एंड हो रहा है उसके लास्ट में इसे डाल देता हूं। ये देखिए तो ये मेरा ईजीएस फाइल्स का सारा काम कंप्लीट हो चुका है लगभग। अब मैं आता हूं अपनी वैलिडेशन की फाइल में जहां पर मैं दूसरे वैलिडेशंस को बनाने वाला हूं।
तो देखिए अभी हमने लॉगिन का पेज बनाया है। अब इसके बाद हम जो काम करने वाले हैं वो यूजर्स को क्रिएट करने वाला जो पेज है उसके अंदर मैं एक बार आपको दिखा देता हूं कौन से पेज की बात कर रहा हूं। तो देखिए यहां पर हमारे पास मेन्यू में लिंक है यूजर्स, और यहां पर हम यूजर को क्रिएट करने के लिए ऐड यूजर पे जब क्लिक करते हैं तो देखिए इस पेज में तो एरर आ रहा है क्योंकि अभी अभी मैंने ये कोड डाला है पार्शियल एरर का, तो यहां पर अभी कोई एरर पास नहीं किया है। तो देखिए बेसिकली जो हमारा ये वाला राउट है ऐड यूजर का और फिर अपडेट यूजर का, इन दोनों फॉर्म्स के पेजेस पे मेरे को वैलिडेशन लगानी है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, देखिए यहां पर मैं एक वेरिएबल और बनाता हूं, जैसे मैंने ये बनाया था, इसका नाम मैंने रखा था लॉगिन वैलिडेशन। इसको क्लोज करता हूं और यहां पर लिखता हूं कॉन्स्ट। ये देखिए मैंने यहां पर एक यूजर वैलिडेशन करके बना लिया है। बिल्कुल इसी तरह से मैं इसी को कॉपी कर लेता हूं, जिस पेज में मैं यूजर को अपडेट करने वाला हूं उसके लिए भी वैलिडेशन रूल बना लेता हूं। तो यहां पर उसका नाम मैं रखने वाला हूं यूजर अपडेट वैलिडेशन। बिल्कुल इसके बाद हम जहां कैटेगरी को वैलिडेट करने वाले हैं उसके लिए भी एक फंक्शन यहां पर बना लेता हूं, इसका नाम मैं रख देता हूं कैटेगरी वैलिडेशन। और लास्ट में हमारे पास आर्टिकल का जो पेज है उसके लिए भी वैलिडेशन बना रहा हूं आर्टिकल वैलिडेशन। अब ये जितने भी फंक्शंस हैं इनको मैं यहां पर इंक्लूड कर लेता हूं। ये देखिए ये मैंने अलग अलग 5 फंक्शंस बनाए, मतलब कि एरेज हैं जिनके अंदर मैं वैलिडेशंस रूल डिफाइन करने वाला हूं। इन सबको मैंने यहां से एक्सपोर्ट कर लिया। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया। अब मैं आता हूं सबसे पहले यूजर वैलिडेशन पे। तो इसके लिए साथ में मैं इसके मॉडल फाइल भी ओपन कर लेता हूं। यहां पर हमारी मॉडल फाइल के अंदर यहां पर फाइल है यूजर्स की, ये देखिए। अब देखिए यहां पर मैं इन सारी चीजों को लेने वाला हूं। यूजर से उसका फुल नेम लेने वाला हूं, उसका यूजर नेम, उसका पासवर्ड और रोल। तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, सबसे पहले वैलिडेशन में जाता हूं और यहां पर सबसे पहले फुल नेम के लिए बनाता हूं। तो देखिए एआई ने अपने आप से ही कोड कर दिया। इसी को अभी मैं यहां पर टैब दबा के कर लेता हूं। ये देखिए, तो देखिए हमारे को टिम की भी जरूरत है जो आगे पीछे स्पेस हटाएगा। नॉन एम्प्टी मतलब कि फुल नेम को आप एम्प्टी नहीं छोड़ सकते, तो ये मैसेज आ जाएगा। तो इसमें स्पेस तो आ सकती है बीच में, इसको हटा देता हूं। यहां पर मुझे इसकी लेंथ सेट करनी है। तो देखिए यूजर नेम जो है मिनिमम 5 कैरेक्टर्स का होना चाहिए और मैक्सिमम यहां पर सेट कर देता हूं 25 कैरेक्टर्स का। आप अपने अकॉर्डिंग इसे चेंज भी कर सकते हैं और यहां पर मैसेज भी चेंज कर देता हूं 25। तो ये हो गया हमारा फुल नेम पे। फुल नेम के बाद यहां पर हमारे पास फील्ड है यूजर नेम और पासवर्ड। तो देखिए यूजर नेम के अंदर मेरे को जो फील्ड्स लेनी है वो मैं ऊपर से ही ले लेता हूं, जैसे कि मैंने ऊपर ले रखी है, ये देखिए। तो यही वाला सेम सिंटेक्स मेरे को चाहिए क्योंकि इसी को हम बाद में लॉगिन भी करवाएंगे यूजर से। तो यहां पर इसे डाल देता हूं, ये देखिए। तो देखिए ट्रिम होना चाहिए नॉट एम्प्टी, यहाँ पर मैसेज भी आ जाएगा और इसके अंदर स्पेसेस नहीं हो सकती हैं। और यहाँ पर 5 to 10 कैरेक्टर्स का एक हमारा यूजर नेम हो सकता है। इसको 10 की बजाय मैं 12 कर देता हूँ और ऊपर भी जहां पर मैंने 10 लिखा हुआ है उधर भी 12 कर देता हूँ, ये देखिए। तो ये काम भी मेरा हो चुका है। अब इसके बाद हमारे पास जो फील्ड है यहाँ पर आप देख सकते हैं मॉडल फाइल के अंदर, वो है पासवर्ड। तो देखिए जब यूजर पासवर्ड सेट करेगा तो यहाँ पर उसकी फील्ड के लिए भी मैं बना लेता हूँ। तो यहाँ पर भी ट्रेम नॉन एम्प्टी सेट कर देता हूँ विद मैसेज के साथ। तो यहाँ पर मैं पासवर्ड फील्ड ले रहा हूँ। अब पासवर्ड फील्ड के अंदर मैंने सबसे पहले सेट कर दिया ट्रेम नॉन एम्प्टी पासवर्ड इज रिक्वायर्ड, और इसमें जो लेंथ है वो भी मैंने सेट कर दी 5 to 12 कैरेक्टर्स की, ये देखिए। ये नीचे वाला कोड जो हमारा था इसको हटा देता हूँ, इसकी कोई जरूरत नहीं है। और इसने 2 बार स्केयर पैसेज लगा दिए, इसको भी हटा देता हूँ। देखिए आपको सेम ही रखना जो आपने ऊपर लिया था पासवर्ड के लिए, सेम ही रहेगा हमारा कोड। यहाँ पर हर बॉडी टैग के बाद मेरे को यहाँ पर कॉमा पास करना जरूरी है। अब इसके बाद हमारी लास्ट फील्ड रह गई है, वो है रोल। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये है रोल, और इसमें सिर्फ 2 ही वैल्यूज आ सकती हैं, ऑथर और एडमिन। इसके लिए भी मैं यहाँ पर बना लेता हूँ। यहाँ पर भी मुझे ये 3-4 फील्ड्स तो सेम ही चाहिए। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया मैसेज में रोल इज रिक्वायर्ड। अब इसके बाद मेरे को बताना है कि सिर्फ 2 ही वैल्यूज हो सकती हैं, तो उसके लिए यहाँ पर
एक्सप्रेस वैलिडेटर का फंक्शन आता है इज इन, जिसके अंदर हम एरे डिफाइन करके उसके अंदर वैल्यू सेट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर एआई ने अपने आप से लिख दिया ऑथर और एडमिन, तो इसके लिए यहाँ पर मैं मैसेज भी सेट कर देता हूँ। ये देखिए रोल मस्ट बी ऑथर और एडमिन, तो ये काम भी मेरा कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पर ये फील्ड्स हैं, यूजर नेम, ये है पासवर्ड, मतलब कि यूजर नेम की फील्ड, ये ऊपर फुल नेम था, नीचे यूजर नेम है और इसके बाद है पासवर्ड और लास्ट में है रोल। अब देखिए जब यूजर इसे अपडेट करने लगेगा तो यहाँ पर भी मुझे कुछ ऐसी ही फील्ड चाहिए। तो देखिए यूजर जब अपडेट कर सकता है तो वो फुल नेम को अपडेट कर सकता है, यूजर नेम को अपडेट नहीं कर सकता। पासवर्ड भी यहाँ पर ऑप्शनल होगा और यहाँ पर रोल को अपडेट कर सकता है। तो मैं पहले सबको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से लेकर पूरा एंड तक का कोड और यहाँ पर आता हूँ अपडेट यूजर वैलिडेशन में, यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। तो सबसे पहले तो यहाँ से यूजर नेम हटा देता हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि यूजर का जो भी यूजर नेम सेट हो चुका है उसको वो दोबारा से चेंज नहीं कर सकता। तो यहाँ से इसे हटा देता हूँ। ये देखिए अब यहाँ पर फुल नेम के लिए यही वैलिडेशन रखनी है और नीचे रोल के लिए भी यही वैलिडेशन रखनी है। यहाँ पर पासवर्ड जो है वो ऑप्शनल है। देखिए अगर यूजर ने कोई पासवर्ड चेंज नहीं करना तब ये वैलिडेशन की जरूरत नहीं है। सिर्फ यहाँ पर अगर वो वैलिडेशन को रखना चाहता है तब यही हम सेट करेंगे, उसकी लेंथ से रिलेटेड वैलिडेशन मिनिमम और मैक्सिमम। यहाँ पर ये एम्प्टी और मैसेज वाला जो फंक्शन है ये हम हटा लेते हैं। अब यहाँ पर इस फील्ड को मुझे बताना है ये ऑप्शनल है, मतलब कि डालना जरूरी नहीं है, क्योंकि हर बार ये पासवर्ड को हमेशा चेक करेगा कि इसकी लेंथ 5 या 12 है कि नहीं। तो इसके लिए मुझे यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर हमारे पास एक्सप्रेस वैलिडेटर का ही फंक्शन आता है ऑप्शनल। ऑप्शनल के अंदर हम ये बता सकते हैं कि फील्ड ऑप्शनल है कि नहीं। तो यहाँ पर मेरे को क्या करना है, इसके अंदर करली ब्रेसेस लेकर यहाँ पर एक इसकी वैल्यू आती है, मतलब कि की आती है चेक फॉल्सी, और इसकी वैल्यू मेरे को यहाँ सेट कर देनी है ट्रू। अब इसका क्या मतलब है कि फील्ड जो है पासवर्ड इसको डालना जरूरी नहीं है, ये टोटली ऑप्शनल है। अगर यूजर डालेगा तब ये वैलिडेशंस की वैल्यू चेक होंगी, अगर यूजर इसके अंदर कोई वैल्यू ही नहीं डालता तब ये चेकिंग भी नहीं होगी। तो ये रोल वाला काम भी हमारा हो चुका है। तो इन दोनों को अभी मैं क्लोज कर देता हूँ, इन सबको मैं बाद में एक साथ ही चेक करूंगा, अभी मैं इनको बना के रख रहा हूँ। इसके बाद है कैटेगरी। तो देखिए जैसे हमने ये यूजर की मॉडल फाइल ओपन करी थी, यहाँ पर कैटेगरी की मॉडल फाइल ओपन कर लेते हैं। तो देखिए यूजर फॉर्म से सिर्फ दो ही वैल्यूज डाल सकता है, नेम और डिस्क्रिप्शन। स्लग ऑटोमेटिकली बनता है और टाइम स्टैम्प भी ऑटोमेटिकली बनते हैं। तो दोनों फील्ड्स के लिए यहाँ पर मैं वैलिडेशन सेट कर लेता हूँ। देखिए डिस्क्रिप्शन को डालना तो जरूरी नहीं है, मगर नेम को डालना यहाँ पे जरूरी है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जैसे मैंने ऊपर कोड किया था बॉडी का, मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर मेरी जो फील्ड रहेगी उसका नाम है नेम। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मैसेज में कैटेगरी नेम इज रिक्वायर्ड। तो ये भी मैंने सेट कर लिया। इसके बाद जो कैटेगरी का नेम है वो कम से कम 3 कैरेक्टर्स का होना चाहिए। तो उसके लिए मेरे को यहाँ पर इज लेंथ भी लगाना है। ये देखिए यहाँ पर मैंने इसकी लेंथ सेट कर दी है मिनिमम 3 और मैक्सिमम 12, मतलब कि कैटेगरी का जो भी नेम है वो 3 से लेकर 12 तक ही वैलिड हो सकता है। अगर यूजर नहीं डालेगा तो ये मैसेज आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से हमारे पास जो एक फील्ड है डिस्क्रिप्शन, उसके लिए भी यहाँ पर वैलिडेशन रूल बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने डिस्क्रिप्शन डाल दी। अब यहाँ पर ट्रिम करने की कोई जरूरत नहीं है, बस यहाँ पर मुझे लेंथ सेट करनी है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर नॉन एम्प्टी तो नहीं, इसको यूजर खाली भी छोड़ सकता है। तो ये ट्रिम ट्रूम सब हटा देता हूँ, ये सारा कुछ हटा ही रहा हूं मैं। बस यहाँ पर मुझे लिखना है इज लेंथ। ये देखिए यहाँ पर मैंने इसकी मैक्सिमम लेंथ सेट कर दी कि 100 कैरेक्टर्स की ही डिस्क्रिप्शन आ सकती है। अगर यूजर नहीं डालेगा तो उसको ये मैसेज भी शो होने लगेगा। तो देखिए अब हमारी यहाँ पर लास्ट वैलिडेशन रह गई जिसका नाम है आर्टिकल वैलिडेशन। तो इसके लिए मैं यहाँ पर इसकी मॉडल फाइल ओपन करता हूँ जिसका नाम है न्यूज। ये देखिए अब यहाँ पर हमारे को 3-4 चीजों की जरूरत है वैलिडेशन करने के लिए। सबसे पहले टाइटल डालना जरूरी है, उसके बाद कंटेंट, फिर है कैटेगरी। तो यहाँ पर कैटेगरी भी सिलेक्ट करनी जरूरी है। ऑथर का नेम हम लॉगिन से ही करवा रहे हैं तो इसका डालना जरूरी नहीं है। इमेज का यहाँ पर हम वैलिडेशन लगा भी सकते हैं और नहीं भी। देखिए मैंने ऑलरेडी पिछली वीडियोस के अंदर कंट्रोलर फाइल के अंदर इमेज को अपलोड लेके वैलिडेशन लगा रखी है। अगर आप इससे पहले ही वैलिडेट करना चाहते हैं तब इसकी वैलिडेशन कर सकते हैं। और जो लास्ट में ये डेट आ रही है ऑप्शनल आ रही है। तो बेसिकली 3 ही फील्ड्स है, कैटेगरी है, कंटेंट है और टाइटल है। तो यहाँ पर मैं आता हूँ अपनी वैलिडेशन फाइल के अंदर।
अब देखिए यही वाली वैलिडेशन मैं यहाँ पर एआई से आपको करवा के दिखाता हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैं प्रेस करता हूँ कंट्रोल आई। देखिए मैंने यहाँ पर लिख दिया राइट ए वैलिडेशन रूल टू वैलिडेट आर्टिकल, 3 फील्ड्स, टाइटल, कंटेंट और कैटेगरी। तो देखते हैं ये क्या कोड करता है। यहाँ पर मैं एंटर करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर इसने सारा कोड कर दिया। मैं इसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ और इसको देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं टाइटल को। देखिए टाइटल जो है वो ट्रिम होना चाहिए और नॉन एम्प्टी, तो उसका मैसेज भी लिख दिया इसने, टाइटल इज रिक्वायर्ड। और यहाँ पर उसकी लेंथ से रिलेटेड भी इसने यहाँ पर मैसेज सेट कर दिया। मिनिमम टाइटल जो होना चाहिए 10 कैरेक्टर्स का होना चाहिए और मैक्सिमम 50। इसको थोड़ा सा हम कम कर सकते हैं, इसको कर देते हैं 7 और यहाँ पर भी लिख देता हूँ 7। इसके बाद आता है हमारा कंटेंट का पार्ट, तो इसको भी ट्रिम करना है, नॉन एम्प्टी, और इसमें मैसेज सेट कर दिया। इसमें भी हम मैक्सिमम सेट कर सकते हैं, तो मैक्सिमम कम है यहाँ पर। देखिए न्यूज़ काफ़ी बड़ी भी हो सकती है, तो मैं इसको 1500 कर देता हूँ। मिनिमम 50 और मैक्सिमम 1500, तो यहाँ पर भी लिख देता हूँ 1500। आप इसको अपने अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर लास्ट चीज रह गई है कैटेगरी, तो इसको भी देखिए ट्रिम है, नॉन एम्प्टी है और कैटेगरी इज रिक्वायर्ड। और जो यहाँ पर ऑथर का नेम है वो तो ऑटोमेटिकली आएगा ही आएगा, तो उसको यूजर एम्प्टी नहीं छोड़ सकता। देखिए अगर आप इमेज को यहाँ पर वैलिडेट करना चाहते हैं, मैंने ऑलरेडी कर रखा है पिछली वीडियोस में, मगर उसका भी आप यहाँ पर वैलिडेशन रूल बना सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे। यहाँ पर आप लेंगे बॉडी और फील्ड का नाम है इमेज। तो इमेज को अपलोड करने के लिए आपको यहाँ पर कस्टम वैलिडेशन लगानी पड़ेगी, तो मैं एआई से आपको करवा के दिखाता हूँ। देखिए मैंने यहां पर लिखा राइट ए वैलिडेशन रूल फॉर इमेज अपलोड। तो देखते हैं एआई क्या करता है इसमें। ये देखिए इस तरह से इसने अपना कस्टम फंक्शन लिख दिया। मैं आपको दिखाता हूं इसे। यहां पर इसने इमेज 2 बार लिख दिया, इसको हटाता हूं। ये देखिए, तो देखिए इसने कस्टम नाम का फंक्शन यूज किया है जिसके अंदर ये वैल्यू और रिक्वायर को पास कर रहा है और यहाँ पर चेक कर रहा है। अगर फाइल ही अपलोड नहीं हुई है तो यहाँ पर मैसेज आ जाएगा इमेज इज रिक्वायर्ड, और यहाँ पर इमेज की एक्सटेंशन भी बता दी इसने, जेपीजी, पीएनजी वगैरह। तो देखिए इस तरह से भी आप वैलिडेशन का रूल लगा सकते हैं अपना कस्टम वैलिडेशन बनाकर। तो मैंने ऑलरेडी बना रखा है, तो इस फील्ड को तो अभी मैं यहाँ से हटा देता हूँ। तो यहाँ पर सिर्फ 3 ही फील्ड्स रखी हैं, टाइटल, कंटेंट और कैटेगरी। तो देखिए ये मैंने सारी वैलिडेशंस यहाँ पर बना दी हैं जो भी इस पेज के अंदर थी। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो देखिए सबसे पहली वैलिडेशन थी लॉगिन वैलिडेशन, जो मैंने आपको चेक भी करा दिया है। फिर है यूजर वैलिडेशन, जब भी हम नया यूजर क्रिएट करेंगे तो इसी वैलिडेशन का यूज करने वाले हैं। उसके बाद है यूजर अपडेट वैलिडेशन, इसका यूज हम तब करेंगे जब हम यूजर को अपडेट करने लगेंगे। उसके बाद है कैटेगरी वैलिडेशन, जब भी हम न्यू कैटेगरी बनाएंगे या अपडेट करेंगे तो हम इसी वैलिडेशन का यूज करेंगे। और जब हम आर्टिकल को बनाएंगे, क्रिएट करेंगे या किसी पुराने आर्टिकल को अपडेट करेंगे, तब हम इस वैलिडेशन का यूज करने वाले हैं। तो मैं इन सारी वैलिडेशन का रूल को यूज कैसे करूंगा, अपनी राउट फाइल के अंदर आकर। तो देखिए उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर अपने राउट्स फोल्डर के अंदर आकर admin.js ओपन करता हूँ। देखिए मैंने इसे ऑलरेडी ऊपर इंक्लूड कर रखा है, ये देख सकते हैं आप। इसके लिए मैंने वेरिएबल यूज किया है इज वैलिड, जिसको मैंने यहाँ पर भी यूज किया था। ये देखिए, अब देखिए जब मैं न्यू यूजर क्रिएट करूंगा, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं पोस्ट का राउट है ऐड यूजर, या फिर अपडेट करूंगा, तो यहाँ पर भी मुझे वैलिडेशंस लगानी है। तो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, बस यहाँ पर फंक्शन चेंज होगा मेरा। तो देखिए यहाँ पर मैं यहाँ पर भी मैंने लगा दिया, और अपडेट का जो पोस्ट वाला राउट है यहाँ पर भी लास्ट में इसको लगा देता हूँ। ये देखिए, अब इनके फंक्शन चेंज कर देता हूँ, मैं आपको दिखाता रहता हूँ साथ में। इसको क्लोज करता हूँ, वैलिडेशन वाले में आता हूँ। ये देखिए, तो इस फंक्शन का नाम है यहाँ पर यूजर वैलिडेशन। तो यहाँ पर मैं इसे लगाता हूँ, जब भी मैं न्यू यूजर को क्रिएट करूंगा तो मैं यहाँ पर इस वैलिड का ये फंक्शन यूज करने वाला हूँ। और अपडेट के केस में यहाँ पर वैलिडेशन का रूल चेंज हो जाएगा। यहाँ पर है यूजर अपडेट वैलिडेशन, ये देखिए यहाँ पर मैंने इसे लगा दिया। अब मैं यही फंक्शन कॉपी करके जहां मैं कैटेगरी को ऐड कर रहा हूं, ये देखिए पोस्ट के राउट में, और अपडेट कर रहा हूं, वहां पर भी मुझे ये वैलिडेशन लगानी है। बस यहाँ पर मैं फंक्शन चेंज कर देता हूँ। ऐड कैटेगरी के केस में और अपडेट कैटेगरी के केस में दोनों में सेम ही फंक्शन है, कैटेगरी वैलिडेशन। ये देखिए यहाँ पर दोनों जगह मैंने इसको लगा दिया। अब इसके बाद मेरे पास बचा आर्टिकल। तो आर्टिकल में भी पोस्ट का जो ये राउट है, जब मैं नया आर्टिकल क्रिएट करूंगा या फिर अपडेट करूंगा, तो यहाँ पर भी मुझे वैलिडेशन के रूल लगाने। तो मैं ऊपर से कॉपी कर लेता हूँ।
देखिए मैंने आपको बताया था कि मैंने इमेज के लिए यहाँ पर जब मैंने अपलोड का रूल बना रखा है, तो यहीं पर वैलिडेशन वगैरह सब कर रखी है। तो इसको मैंने अलग से मैंने नहीं किया है, बस यहाँ पर मुझे फंक्शन चेंज करने हैं। तो यहाँ पर जो फंक्शन आएगा मैं आपको दिखाता हूँ। आर्टिकल के लिए जब मैं आर्टिकल को क्रिएट करूंगा या अपडेट करूंगा, दोनों टाइम पे यही वैलिडेशन रूल चलेगा। ये देखिए, तो मैंने जितने भी वैलिडेशन रूल बना रखे थे, सारे यहाँ पर अपने राउट्स में पास कर दिए। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, अब बारी-बारी सारे राउट्स को ओपन करता हूँ। सबसे पहले मैं यूज़र वाले ऐड राउट को और अपडेट राउट को ओपन करता हूँ। तो उसके लिए मैं यूज़र कंट्रोलर फाइल में आता हूँ। देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर किसी भी वैलिडेशन रूल में अगर लगाना है तो कंट्रोलर फाइल के अंदर आकर इस लाइन को लिख लेना है। ये मैंने पहले से लिख चुका हूँ। अब मैं यहाँ पर आता हूँ, अपने ऐड यूज़र वाले फंक्शन में। ये देखिए, अब यहाँ पर मुझे जैसे ही मैं इसको यहाँ पर क्रिएट करने वाला हूँ, इससे पहले मुझे चेक करना है, क्या यूज़र ने जो भी फॉर्म में फिल किया है वो वैलिड है कि नहीं। तो देखिए इसके लिए मैं ऊपर वाला ही कोड कॉपी करने वाला हूँ। मैं आपको दिखा देता हूँ जो मैंने पहले भी किया है। ये देखिए, इस तरह का कोड मैं यहाँ पर करने वाला हूँ। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और नीचे आता हूँ अपने फंक्शन में जिसका नाम है ऐड यूज़र। ये देखिए पोस्ट का राउट पे यही चलेगा, तो यहाँ पर मैं इसे पेस्ट करता हूँ। अब देखिए यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, इससे पहले मुझे एक लाइन और लिखनी है। ये देखिए, यहाँ पर मैं एआई ने लिख दी। एक एरर्स नाम का वेरिएबल होगा जो हम फंक्शन मैंने ऊपर डिक्लेयर किया। इसको यहाँ पर मैं इसमें रिक्वेस्ट पास करूंगा और ये चेक करके बताएगा कि सारी वैल्यूज वैलिड है कि नहीं। अगर नहीं होंगी तो इस एरर में एरर के मैसेजेस आ जाएंगे। तो मैं यहाँ पर चेक कर रहा हूँ, अगर ये एम्प्टी नहीं है, नॉट लिखा हुआ है, तब यहाँ पर मुझे क्या करना है, यहाँ पर मैं इस स्टेटस को तो हटा देता हूँ, इसकी कोई जरूरत नहीं है। सीधा मैं एचटीएमएल की फाइल के अंदर शो करने वाला हूँ। तो देखिए यूजर्स जब मैं क्रिएट कर रहा हूँ, तो उसके लिए जो हमारी एचटीएमएल की फाइल होगी मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए व्यू फोल्डर के अंदर एडमिन के अंदर यहाँ पर यूजर्स के अंदर आकर यहाँ पर create.ejes फाइल है और अपडेट के केस में update.ejes। तो यहीं पर इसको मेरे को लिखना है। ये देखिए, तो ये हो गया मेरा काम। अब देखिए यहाँ पर मुझे कुछ चेंजेस करने हैं। ये लेआउट लिखने की जरूरत नहीं है, इसको मैं हटा देता हूँ। ये एरर तो मुझे पास करना ही है, मैं एक बार ऊपर से भी चेक कर लेता हूँ। ये देखिए, देखिए जो आपने यहाँ पर लिखा हुआ है एग्जैक्टली वही कॉपी पेस्ट ही करना है यहाँ पर। तो मैंने दोबारा से लिख दिया। वैसे यहाँ पर ये रोल्स भी आ रहे हैं, तो ये रोल्स भी मेरे को यहाँ पर सेट करने हैं। ये देखिए, अब देखिए जब फर्स्ट टाइम ये ऐड यूजर का पेज ओपन होगा, तब यहाँ पर एरर्स को मेरे को 0 करना है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ 0। ये देखिए, ये काम भी मेरा हो चुका है। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, मैं इस फंक्शन को कॉपी कर लेता हूँ और इसको क्लोज करता हूँ। अब हमारा जो अपडेट यूजर का जो ये पोस्ट का राउट बनेगा, ये वाला फंक्शन, इसमें भी यहाँ पर जब मैं ये सारी फॉर्म्स को यहाँ पर गेट कर रहा हूँ, उससे पहले मुझे इसे चेक करना है। तो आईडी की मुझे जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। ये देखिए, अब यहाँ पर सबसे पहले मैंने एरर नाम से एक वैलिडेशन रिजल्ट का फंक्शन कॉल किया है। अब इसके अंदर मैं चेक कर रहा हूँ। अब यहाँ पर रेंडर में मेरे को क्या यूआरएल चाहिए, ये मेरे को ऊपर से मिल जाएगा। ये देखिए यहाँ पर जो अपडेट यूजर का पेज होगा, वहीं से मुझे एग्जैक्टली कॉपी कर लेना है। इसके बाद मेरे को ऊपर चेक करना है कि मैं क्या क्या सेंड कर रहा हूँ। एक तो यूजर्स को सेंड कर रहा हूँ और एक रोल को। तो रोल को तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर सेंड किया हुआ है। अब यहाँ पर सबसे पहले मेरे को एरर्स को भी 0 करना है, तो उसको मैं लिख लेता हूँ। ये देखिए, इसको मैंने यहाँ पर 0 सेट कर लिया। अब यहाँ पर मुझे जैसे मैंने यहाँ पर ये यूजर सेट किया है, तो इसको भी मैं यहाँ पर कर लेता हूँ। ये देखिए, देखिए अगर कोई भी एरर आएगी तो मेरे को वही फॉर्म्स की वैल्यू दोबारा से उसके अंदर सेट कर देनी है जो पहले उसमें डली हुई थी। तो उसी के लिए मैंने यहाँ पर दोबारा से फॉर्म की वैल्यू उठाकर यूजर्स के अंदर दोबारा से सेट कर दूंगा। तो ये काम भी मेरा हो चुका है। अब मैंने ऊपर एरर को 0 कर देना है, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। जब फर्स्ट टाइम पेज ओपन होगा तब यहाँ पर एरर 0 होंगे। अब यूजर जब अपडेट का फॉर्म को फिल करेगा तो हम यहाँ पर ये चेक कर रहे हैं कि यूजर ने प्रॉपर वैल्यूज डाली है कि नहीं। बाकी कुछ भी नहीं करना। अब इसको भी मैं क्लोज कर देता हूँ। अब इसके बाद हम ना कैटेगरी कंट्रोलर को ओपन करते हैं। तो उसके लिए देखिए यहाँ पर कैटेगरी कंट्रोलर है। अब यहाँ पर सिर्फ दो ही पेजेस होंगे, एक तो है ऐड कैटेगरी और एक है अपडेट कैटेगरी। तो उसमें मुझे क्या करना है, तो देखिए यहाँ पर ट्राई से पहले मुझे अपनी वैलिडेशन का रूल लगाना है। तो मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ, जैसा कि अभी मैंने यहाँ पर किया था। ये कोड मैं यहीं से कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पर आता हूँ कैटेगरी कंट्रोलर में और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ।
तो देखिए यहाँ पर भी मैं चेक करूंगा वैलिडेशन रिजल्ट में कुछ आया कि नहीं। तो सबसे पहले मुझे ऊपर चेक कर लेना है क्या मैंने इसे इंक्लूड किया हुआ। देखिए यहाँ पर मैंने ऊपर इसे इंक्लूड नहीं कर रखा। तो इस वाली फाइल में जाता हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने ये एक्सप्रेस वैलिडेटर का पैकेज को यहाँ पर इंक्लूड किया है। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर इसे इंक्लूड कर लिया। ये देखिए बिल्कुल सेम तरीके से ही मैं जो हमारा आर्टिकल कंट्रोलर है उसमें भी इसे इंक्लूड कर लेता हूँ। ये देखिए इसको भी क्लोज कर देता हूँ और जो कमेंट्स कंट्रोलर है अगर उसमें भी मुझे इसे यूज करना है तो वहां पर भी इसे कर सकता हूँ। ये देखिए बेसिकली यहाँ पर अभी कोई वैलिडेशन का रूल नहीं है लगेगा, मगर बात के लिए हम यहाँ पर पहले से कर रहे हैं। ये देखिए अब देखिए मैं ऐड कैटेगरी में जब भी यूजर इस ऐड कैटेगरी के बटन को सबमिट करेगा तो इसी फॉर्म पे हमारा डाटा आएगा। सबसे पहले हम उसी को चेक कर रहे हैं। अब यहाँ पर मुझे ये रेंडर की फाइल को चेंज करना है। तो जो ऊपर लिखी हुई है इसी को मैं यहाँ से यहाँ पर डाल देता हूँ। ये देखिए बीच में कैटेगरीज नाम का लिंक आएगा। अब इसमें देखिए हम यहाँ से एरर सेंड करेंगे और यही एरर्स नाम का जो ये की है मैं ऊपर भी सेट कर देता हूँ। जब फर्स्ट टाइम ऐड कैटेगरी का पेज ओपन होगा तो यहाँ पर इसकी वैल्यू होनी चाहिए 0। ये देखिए तो ये काम भी मेरा हो चुका है। अब सेम फंक्शन मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और अब आएगा हमारा अपडेट कैटेगरी का पेज। तो उसमें भी स्टार्टिंग में यहाँ पर एरर रहेगा 0 और यहाँ पर जब हम पोस्ट के राउट पे क्लिक करेंगे तो ये फंक्शन कॉल होता है। तो इसमें हमें चाहिए आईडी। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मेरे को यहाँ पर ये वैलिडेशन के यहाँ पर अपने फॉर्म का डाटा यहाँ पे पास करना है। उसके बाद मैं चेक कर रहा हूँ कि एम्प्टी है कि नहीं और उसके बाद यहाँ पर अपना राउट चेंज करना है। तो देखिए यहाँ पर आएगा अपडेट का राउट। मैंने इसे कॉपी किया और यहाँ पर चेंज कर देता हूँ अपडेट। और इसके बाद मैं यहाँ पर देखिए 3 चीजें सेट कर रहा था, कैटेगरी, रोल और एरर्स। तो रोल और एरर्स तो हमने पास कर रखे हैं। ये कैटेगरी के लिए मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर डालता हूँ। यहाँ पर मुझे रिक्वेस्ट से ये डाटा नहीं लेना है, यहाँ पर बेसिकली मुझे आईडी पास करना है। तो मैं यहाँ पर एक कॉलन हटा देता हूँ और यहाँ पर सिर्फ कॉमा लगा देता हूँ। अब जो ये कैटेगरी है ये मेरे को मिलेगी कैसे, तो उसके लिए भी मुझे यहाँ पर कोड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर रिटर्न से पहले मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल बनाता हूँ कैटेगरी। ये देखिए तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे ही मैं अपडेट कैटेगरी बटन पे क्लिक करूंगा तो यहीं पर हमारे पास डाटा आने वाला है। अब सबसे पहले हम चेक करें कि क्या कोई एरर आया है। अगर एरर आया है तो दोबारा से मैं कैटेगरी का आईडी से सारा कैटेगरी का डाटा दोबारा लाकर यहाँ पर जब मैं इस पेज को दोबारा से रिफ्रेश करूंगा, ये अपडेट कैटेगरी वाले पेज को, तो यहाँ पर कैटेगरीज को दोबारा से सेंड करूंगा डाटा को और इसी के साथ यहाँ पर एरर का मैसेज भी शो कर दूंगा। ये अभी मैं आपको दिखाऊंगा ये कैसे वर्क करेगा। तो यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया। अब इसके बाद हम बात करते हैं अपने आर्टिकल कंट्रोलर की, जो हमारा लास्ट कंट्रोलर रह गया। तो इसके अंदर हमने ये वैलिडेशन रिजल्ट लगा लिया। अब यहां पर मैं आता हूं अपने ऐड आर्टिकल वाले पेज में। ये देखिए अब यहां पर ट्राई से पहले मुझे यहां पर चेक करना है क्या यूजर ने जो फॉर्म की फील्ड डाली है वो वैलिड है कि नहीं। तो उसके लिए मैं कोड यहीं से कॉपी कर लेता हूं। ये देखिए ऐड कैटेगरी का जैसे हमने पेज बना रखा है, इसी को कॉपी करता हूं, यहां पर आता हूं। अब सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ यहां पर जो ये मेरा यूरल है ये ऊपर ये कॉपी करके यहां पर डाल देता हूं। बस इसके बीच में आएगा आर्टिकल्स। और देखिए फर्स्ट टाइम जब ये पेज ओपन होता है तो हम रोल सेंड करते हैं और कैटेगरीज। तो कैटेगरीज बेसिकली हमारे को यहां पर भी चाहिए होंगी। तो मैं यही वाला पूरा ऊपर का कोड कॉपी करके यहां पर रिटर्न से पहले इसे पेस्ट कर देता हूं। ये देखिए और ये कैटेगरीज जैसे मैं यहां से सेंड कर रहा हूं बिल्कुल इसी तरह से अपने यहां पर भी से नीचे सेंड कर देता हूं। जब भी इस पेज को रेंडर करेंगे और देखिए ओपन करेंगे तो ये कैटेगरीज भी चली जाएंगी। अब देखिए फर्स्ट टाइम जब ये पेज ओपन होगा तब यहां पर जो एरर्स हैं, जैसे हमने यहां पर की बनाई है, तो यहां पर अब इसको 0 सेट करना पड़ेगा। ये देखिए यहां पर मैंने एरर्स को फर्स्ट टाइम 0 सेट कर दिया। अगर सेकंड टाइम यहां पर कोई एरर्स आएंगे तो उसको हम यहां पर सेंड कर देंगे। अब इसके बाद जो लास्ट चीज बची है वो है अपडेट आर्टिकल। तो मैं इसी कोड को कॉपी कर लेता हूं और यहां पर आता हूं। देखिए यहां पर सबसे पहले मुझे मिलेगा आईडी, जिस भी पोस्ट को मतलब कि आर्टिकल को अपडेट करना है। उसके बाद मैं यहां पर ये डाटा को अपडेट करने से पहले यहां पर चेक करूंगा क्या यूजर ने प्रॉपर वैलिडेशन रूल को फॉलो किया है कि नहीं। तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, सबसे पहले यही कोड रहेगा। अब यहां पर मुझे क्या करना है, सबसे पहले मैं ऊपर वाले फंक्शन को चेक करता हूं जहां पर मैंने
ये बेसिकली अपडेट आर्टिकल का पेज है, मेरे को यहाँ पर कोड नहीं लगाना, मैं इसको यहाँ से हटा लेता हूँ। ये कोड मेरे को करना है अपडेट आर्टिकल में। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले मेरे को ये यूआरएल चेंज करना है, तो ये मेरे को ऊपर से मिल जाएगा, ये देखिए। यहाँ पर ये कर दिया। इसके बाद फर्स्ट टाइम जब ये पेज ओपन होगा, ये अपडेट आर्टिकल वाला पेज, तो यहाँ पर एरर्स की वैल्यू रहेगी 0, तो उसको मैं यहीं से सेट कर लेता हूँ, 0, ये देखिए। अब यहाँ पर देखिए हम सबसे फर्स्ट टाइम पे आर्टिकल को सेंड कर रहे हैं, कैटेगरीज को कर रहे हैं और रोल को कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम कैटेगरीज को सेंड कर दिए, एरर्स को भी किया है और रोल को भी। यहाँ पर आर्टिकल्स नहीं मिल रहे हैं, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ आर्टिकल। देखिए मैंने इसी वेरिएबल को ऊपर सेट किया था, आर्टिकल को ही, तो इसी को यहाँ पर कर रहा हूँ। अब जो भी मेरे फॉर्म के अंदर पहले से डाटा पड़ा हुआ है, उसी को मैं यहाँ पर दोबारा रीसेंड कर दूंगा। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, तो ये मेरा काम कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया। अब हम चेक करते हैं अपने पेजेस को। तो देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पर कैटेगरी को चेक कर लेता हूँ, क्योंकि ये काफी छोटा पेज है। यहाँ पर देखिए एक एरर आ रहा है, इसको मैं चेक करता हूँ अपने टर्मिनल में जाके। ये देखिए यहाँ पर ये कह रहा है यूजर वैलिडेशन इज नॉट डिफाइंड, तो ये डिफाइन नहीं है। एक बार हम चेक कर लेते हैं। और ये फाइल भी बता रहा है, यहाँ पर हमारे पास फाइल है validation.js। देखिए यहाँ पर गलती क्या हो रही है, मैंने जो नीचे नेम लिया है वो स्मॉल लेटर में यू लिख दिया है और ऊपर है कैपिटल लेटर में यू। तो अगर आपने इसी तरह लिखना है, मैं ऊपर ही छोटा कर देता हूं। और कैटेगरी के केस में भी सी छोटा है, उसको मेरे को ऐसे ही लिखना है। ये देखिए अब जो मैंने ये नेम यहाँ पर सेट किए हैं, इसको अपनी राउट की फाइल में भी चेक कर लेता हूँ सेम ही लिखे हैं कि नहीं। यहाँ पर देखिए कैपिटल लेटर में यू लिखा हुआ है। यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर आर्टिकल के केस में भी ठीक है। तो यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया। मैं यहाँ आता हूँ, फाइल को रिफ्रेश करता हूँ। देखिए अभी भी पेज ओपन नहीं हो रहा, इसका मतलब अभी भी कोई एरर है। मैं यहाँ पर आया, टर्मिनल को ओपन करता हूँ। यहाँ पर कोई एरर तो नहीं आ रहा अभी। एक बार बैक करके देखते हैं। यूजर्स की फाइल को रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे कोई एरर नहीं है। आर्टिकल्स के पेज में भी कोई एरर नहीं है, कैटेगरी के पेज में भी कोई एरर नहीं है। अब मैं ऐड कैटेगरी पे जाता हूँ। ये देखिए अब यहाँ पर क्या हो रहा है, मैंने जितनी भी ईजीएस फाइल है, देखिए जैसे ये क्रेट डॉट ईजीएस फाइल है जो कैटेगरीज के अंदर बनाई हुई है, वहां पर इसका मैसेज आ रहा है। जो पार्सल्स के अंदर मैंने एरर की फाइल बनाई थी, तो इसको लग रहा है ये फाइल मिली नहीं है, क्योंकि इसे इंक्लूड नहीं कर पा रहा है। तो हमारे पाथ में यहाँ गड़बड़ है, यहाँ पर डॉट डॉट भी लगानी है। तो यहाँ पर मैं अपने टर्मिनल में और यहाँ पर जितनी भी व्यूज की फाइल है उनको एक बार ओपन करता हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, जहां जहां पर भी मैंने इसे लगाया था, सबसे पहले एडमिन के अंदर कैटेगरीज है। यहाँ पर जल्दबाजी में मैंने डॉट डॉट स्लैश नहीं लगाया, ये देखिए। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और अपनी अपडेट फाइल के अंदर भी लगा लेता हूँ। बिल्कुल इसी तरह से जो आर्टिकल्स का पेज है उसमें भी मुझे यही पास करना है, अपडेट ईजीएस फाइल में भी। और इसके बाद जो यूजर्स की फाइल है, क्रिएट यूजर की फाइल, अपडेट यूजर की फाइल, ये देखिए हर जगह मैंने लगाया डॉट डॉट स्लैश। तो देखिए मैं यहां पर आया, फाइल को रिफ्रेश करता हूं और ये देखिए अब पेज मेरा ओपन हो रहा है। अब सबसे पहले मैं आपको वैलिडेशन का रूल एक बार चेक करा देता हूं, जो हमने कैटेगरी के लिए सेट किया है। तो यहां पर ये सारी फाइल्स को मैं अभी क्लोज करता हूं और ये मेरा वैलिडेशन की फाइल है। यहां पर है कैटेगरी की वैलिडेशन, ये देखिए। अब देखिए नेम में कम से कम 3 कैरेक्टर्स आने चाहिए और मैक्सिमम 12। तो इसी को अभी हम चेक करते हैं। तो देखिए यहां पर सिर्फ मैं 2 ही कैरेक्टर डाल देता हूं, QW, और यहां पर कुछ नहीं लिखता, देखते हैं क्या आता है। देखिए यहां पर आ गया, कैटेगरी मस्ट बी 3 to 12 कैरेक्टर्स लॉन्ग। अगर हम यहां पर प्रॉपर डालते हैं, मैंने जैसे यहां लिख दिया बॉलीवुड। अब बॉलीवुड नाम की एक कैटेगरी है जिसमें आप कैरेक्टर्स भी देख रहे हैं, 3 से ज्यादा है और 12 से कम है। यहां सेव करता हूं, तो देखिए यहां पर ये ऐड हो गया। तो ये हमारा वैलिडेशन रूल तो चल रहा है। अब मैं इसे अपडेट भी करके देखता हूं। तो देखिए यहां पर मैं दोबारा से 2 कैरेक्टर डाल देता हूं, चेक करते हैं। तो देखिए दोबारा से यही एरर आ रहा है।
और अगर मैं दोबारा से यही सेव करता हूँ, बॉलीवुड्स लिख देता हूँ, चेंज करता हूँ, तो देखिए ये अपडेट भी हो गया। ये हमारा प्रॉपर चल रहा है। अब हम यूजर्स को भी चेक कर लेते हैं। यहां पर मैं ऐड यूजर पे क्लिक करता हूं। एक बार मैं आपको इसका वैलिडेशन रूल भी चेक करा देता हूं। तो देखिए यहां पर यूजर वैलिडेट करके मैंने एक ये वेरिएबल बना रखा है, जिसमें फुल नेम जो है वो कम से कम 5 कैरेक्टर का होना चाहिए। यूजर नेम के अंदर स्पेस नहीं होनी चाहिए, और वो भी मिनिमम 5 to 12 होना चाहिए। पासवर्ड में भी ऐसी है, 5 to 12 है। इसको अभी हम चेक करते हैं। तो देखिए यहां पर मैं जस्ट लिख देता हूं टेस्ट। अब ये सिर्फ 4 ही कैरेक्टर्स हैं, टेस्ट। अब ये ज्यादा हो गए। यहाँ पर जो यूजर नेम है उसमें सिर्फ 3 ही कैरेक्टर डाल देता हूँ, या 4, सिर्फ टेस्ट ही ले लेते हैं। मिनिमम 5 की रिक्वायरमेंट है, मगर ये सिर्फ 4 ही है। पासवर्ड में मैं ये लिख देता हूँ टेस्ट। अब इसको चेक करते हैं। देखिए ऐड हो रहा है यहाँ पर। इसका मतलब हमारा वैलिडेशन रूल यहाँ पे काम नहीं कर रहा है। एक बार मैं अपडेट भी करके देख लेता हूँ इसे। तो देखिए फुल नेम में यहाँ पर आ रहा है 5 कैरेक्टर्स। मैं खाली टेस्ट लिखता हूँ, तो यहाँ पे अलग से मैसेज आ गया, पेज नॉट फाउंड। मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ, कंटिन्यू करता हूँ। मैं लॉग आउट हो चुका हूँ। एक बार दोबारा से लॉग इन करता हूँ। यूजर्स मैं इसे ऑटो फिल कर देता हूँ, और यहाँ पर कम कैरेक्टर्स डाल देता हूँ, सिर्फ 3 ही। यहाँ पर भी 3 ही डाल देता हूँ। इसको भी चेक करते हैं। तो देखिए ये ऐड हो पा रहा है, इसको चेक करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने 5 की रिक्वायरमेंट डाली हुई है, मगर 3 डालने से ये सेव हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? पहले चेक करना पड़ेगा क्या ये प्रॉपर हमने यूज किया यूजर वैलिडेशन। अपने एडमिन में जाता हूँ, जहां पर मैं यूजर्स को क्रिएट कर रहा हूँ। ये देखिए, देखिए मैंने गलत जगह लगा रखा है इसे। मैंने गेट वाले राउट पे इसे लगा दिया, तो इसको लगाना था पोस्ट वाले राउट पे, जहां पर हमने फॉर्म को फिल करना है। ये देखिए, और अपडेट भी चेक कर लेते हैं। ये अपडेट का राउट है, पोस्ट वाले राउट पे ये देखिए इज वैलिड लगा रखा है। अब ये दोनों वैलिडेट हो चुके हैं। मैं यहां पर आया। अब मैं इसको तो डिलीट कर देता हूं, और ये टेस्ट वाले यूजर को भी। अब मैं ऐड यूजर पे जाता हूं, और इसे ऑटो फिल कर देता हूं। अब यहां पर सिर्फ 2 या 3 कैरेक्टर ही डाल देता हूं। तो देखिए यहां पर भी 3 डाल दिए। पासवर्ड में कुछ चेंज नहीं करता, देखते हैं एरर आता है कि नहीं। ये देखिए नीचे आप देख रहे हैं मैसेज आ गया फुल नेम का और यूजर नेम का। मैं दोबारा से फिल करता हूं। अब मैं ये प्रॉपर डाल रहा हूं, सेव करता हूं। तो देखिए अब ये ऐड भी हो गया। एडिट भी करके देख लेते हैं। अब यहां पर दोबारा से 3 ही कैरेक्टर डालता हूं, और यूजर नेम तो अब चेंज नहीं कर सकते। पासवर्ड में 3 ही कैरेक्टर डाल देता हूं, 1 2 3। तो देखिए यहां पर दोबारा से मैसेज आ गया। तो अब हमारा जितना भी फॉर्म है वो वैलिडेट हो रहा है। तो अब ये चेंज नहीं हो सकता। ये देखिए, अब मैं आर्टिकल्स को भी लास्ट में अपडेट का यहाँ पर चेक कर लेता हूँ। तो देखिए एक न्यू आर्टिकल लिख कर देखता हूँ। ये देखिए, अब यहाँ पर मैं सिर्फ थोड़े से कैरेक्टर्स डाल देता हूँ, ऐसा कुछ। और डिस्क्रिप्शन में भी मैं ऐसे ही 3 ही कैरेक्टर डाल देता हूँ। यहाँ पर मैं आपको चेक भी करा देता हूँ कि मैंने क्या वैलिडेशंस रूल लगा रखे हैं। इसको मैं क्लोज करता हूँ, आर्टिकल्स में आता हूँ। ये देखिए, अब यहाँ पर टाइटल में मिनिमम है 7 कैरेक्टर्स, मैक्सिमम है 50, और कंटेंट में है 50, और कैटेगरी को भी डालना जरूरी है। तो देखिए मैंने ये यहाँ पर सिर्फ 3 ही कैरेक्टर डाले हैं। कम से कम यहाँ पर 50 होने चाहिए थे। तो अभी इन दोनों को चेक करते हैं। कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेते हैं, और यहाँ पर इमेज को भी अपलोड नहीं कर रहा हूँ। बेसिकली उसके लिए भी मैंने रिक्वायर्ड लगा ही रखा है। तो एक इमेज यहाँ से अपलोड कर देता हूँ। ये थंबनेल ही अपलोड कर रहा हूँ। सेव किया, और ये देखिए नीचे यहाँ पर एरर्स के मैसेज आ चुके हैं। आप देख रहे हैं, क्योंकि मैंने प्रॉपर इसकी वैलिडेशन रूल को फॉलो नहीं किया है। अब मैं यहाँ पर ऑटो फिल करा लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पर प्रॉपर मैं कुछ लंबा कैरेक्टर डाल देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, और यहाँ पर इमेज भी अपलोड करता हूँ। सेव। तो देखिए अब ये सेव हो गया। मैं इसे अपडेट भी करके देख लेता हूँ। देखिए अगर मैं यहाँ पर जाकर टाइटल को थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ और अपडेट करने की अगर कोशिश करूंगा, तो देखिए यहाँ पर मैसेज आ गया, टाइटल मस्ट बी 7 to 50 कैरेक्टर्स लॉन्ग। तो इसमें लंबा कैरेक्टर्स डालना जरूरी है, तभी ये अपडेट होगा। ये देखिए यहाँ पर कुछ और एरर भी आ रहा है पेज नॉट फाउंड का। एक बार चेक करते हैं। तो यहाँ पर ये चेंज तो नहीं हुआ है। मैं इसको दोबारा से करके देखता हूँ।
अपडेट करके देख रहा हूं, मैं यहाँ पर चेंज कर रहा हूं। देखिए अब अपडेट हो गया, आप देख रहे हैं। तो हमारे जितने भी वैलिडेशन रूल थे जो मैंने इस वीडियो के अंदर लगाए हैं, अपने आर्टिकल्स पे, कैटेगरी पे और यूजर के क्रूड पे और लॉगिन के पेज पे भी, तो ये सारे प्रॉपर वर्क कर रहे हैं। अब इससे नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, देखिए हमने जो पिछली 10 वीडियोस बनाई हैं उसके अंदर जो भी हमें बग्स मिले हैं वो मैंने एक जगह नोट कर लिए, जो हमें सब्सक्राइबर्स ने बताए थे वो सारे मैंने नोट कर लिए और कुछ मैंने खुद से ही फाइंड किए हैं, उन सबको रिजॉल्व करेंगे इससे नेक्स्ट वीडियो में। देखिए यहाँ पर एडमिन में एक पार्ट रह गया है, उसका नाम है कमेंट्स। तो देखिए इसको मैं बाद में कवर करूंगा, जब हमारे पास फ्रंट एंड से कमेंट्स आने लगेंगे तो उनको शो करने के लिए मैं इसको कोड तभी करूंगा। तो मैं फ्रंट एंड पे जब कमेंट्स पे काम करूंगा एक डेडिकेटेड वीडियो पे, तभी मैं इस पे भी काम करूंगा। तो बाकी हमारा काम हो चुका है। अगर आपको कोई भी बग मिलता है, कोई भी एरर, तो आप हमारे कमेंट एरिया में बता सकते हैं, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करूंगा। होप सो आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।